साथियों, मैं आपका भाई विपिन गौतम, मेरा यूट्यूब चैनल विपिन गौतम इंडिया संविधान की आवाज़ में। आज हमारे साथ हैं हमारी बहन से जानने की कोशिश करेंगे। एक हमारे नन्हे मुन्ने सिपाही अनमोल रतन, बहन के द्वारा गाइड किया गया मेरा एक मासूम सा भाई, दोस्त, साथी, जो बाबा साहब के संविधान को पूर्ण तरीके से उसकी माताजी ने उसको ज़मीनी स्तर पर काम कराने का काम किया है। तो बहन से जाने करेंगे। बहन, क्या नाम है इसका? डुग्गू गौतम। कितनी आयु है इसकी? 4 साल। 4 साल 20 दिन हो गए। तो जब ये पैदा हुआ था तो इसी अवस्था में हुआ था? हाँ जी। तो ये आपको कब पता पड़ा था कि आपका बेटा इस तरीके से है? ये मुझे पेट में ही पता लग गया था, अल्ट्रासाउंड में। हाँ, कितने महीने का था उस समय? ये 8 महीने का था। 8 महीने का। तो आपको पता पड़ गया था, तो आपने इसको जन्म देने का ठान लिया कि मुझे इसको जन्म देना है। हाँ जी। और आपने अब ये भी ठान रखा है कि मैं इसको जब तक ये जिएगा मैं इसके लिए तन मन धन। और तो ये हमारे जो श्रोता देख रहे हैं, आप इनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो देखो, जितनी भी मेरी माताएं बहना है, बहुत से घरों में ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी का हाथ पैर से अपंग है, तो वो एक उम्मीद सी छोड़ देती हैं, कह रहे ये तो परेशान है, जब तक रहेगा हम इसकी सेवा कर लेंगे, बाकी ये जब तक भगवान है इसका तब तक। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी हमारी माता हो, बहन हो, किसी के घर में भी ऐसा बच्चा है, उसके लिए वो हर संभव मदद करनी चाहिए। बच्चे के लिए उसका इतना साथ देना चाहिए कि बच्चा, हम कोशिश करेंगे, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे तो हमें हाथ में कहते हैं कि एक चींटी पहाड़ पे चढ़ती गिरती रहती है, वो फिर भी चढ़ती रहती है। तो जब तक मेरे दम में दम है, जब तक डुग्गू की सांस चल रही है और मेरी सांस चल रही है, जब तक मेरे साथ डुग्गू है, उसे मुझे राजा बना के रखना है। और मुझे कहीं तक जाना पड़े। देखो, मैंने मेरठ, मतलब इतने हॉस्पिटलों में दिखाया, बुलंदशहर, मेरठ, दिल्ली का कोई भी मैंने हॉस्पिटल ऐसा नहीं छोड़ा, बरेली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। लास्ट चांस इसका मुझे डॉक्टर ने दिया कि विदेश में इसका इलाज है, ऑस्ट्रेलिया में, जो इसको बीमारी है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी है जी। तो वो उसका इलाज इंडिया में नहीं है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इसका हॉस्पिटल है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हॉस्पिटल, ऑस्ट्रेलिया में जी। वहाँ पर डॉक्टरों ने 1.5 करोड़ का खर्चा लगाया है इसका। जी। तो मेरी लास्ट कोशिश ये है कि मुझे विदेश भी जाना पड़ेगा, तो मैं अपने बच्चे के लिए विदेश भी जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक हमारा ऐसा उभरता हुआ सितारा, क्योंकि जो मैं इसको एक बार पढ़ाती हूँ, एक बार मैंने इसको पढ़ा दी, किसी का नाम हो, किसी का चेहरा हो, एक बार देख लेता, उसे कभी भूलता नहीं। जी। तो गुड्डू गौतम से जानने की कोशिश करेंगे कि गुड्डू गौतम की जो माताजी ने गुड्डू गौतम को गाइड किया है, डुग्गू गौतम से जानने की कोशिश करेंगे, जो उनकी माताजी ने उनको संविधान के बारे में बताया। तो गुड्डू गौतम, तुम्हारा नाम क्या है? हाथ चलेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? तो कुछ अभी चलेंगे घर पे। थोड़ी हवा आने दो बच्चे को, हवा थोड़ी गर्मी भी लग रही है। हाँ बस, हाँ अब ठीक है। हवा आगे बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? डुग्गू गौतम। ये बताओ तुम कहाँ पे रहते हो? चलेंगे, परेशान हो रहा है वो थोड़ी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हवा ले लो, इधर आ जाओ, हवा ले लो, इधर आ जाओ, हवा लो ये थोड़ा हवा लो। अच्छा डुग्गू गौतम, मैं आपके लिए, मेरे जितने भी श्रोता हैं, भारत के जो मूल्यवासी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मेरे भाई, मेरे मित्र डुग्गू गौतम को, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करें। हम अपने चैनल के माध्यम से, मेरे चैनल का नाम है विपिन गौतम इंडिया संविधान की आवाज़, मैं भारत के सभी मूल्यवासियों को बता देना चाहता हूँ, ये हमारे अनमोल रतन हैं। और मेरी बहन ने जो ये अनमोल रतन हमारे भारत के मूल्यवासियों को दिया है, हमें इससे एक सीख लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को संविधान के बारे में पढ़ाएं और संविधान की नॉलेज दें, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो IPS जज, वकील बनेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जब भारत का सबसे पहला दलित कलेक्टर बना था, तो बाबा साहब ने उसको एक पत्र लिखा। जब बाबा साहब ने उसको पत्र लिखा कि मैं भारत के पहले दलित कलेक्टर से मिलना चाहता हूं, तो बाबा साहब ने उसको पत्र लिखा, और वो बाबा साहब के पत्र पर बाबा साहब से मिलने के लिए आते हैं। तो बाबा साहब बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब बाबा साहब बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो वो आते हैं, उन्होंने बताया कि बाबा साहब आपसे भारत के पहले दलित कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा साहब ने कहा उन्हें बुलाइए अंदर। वो आते हैं, बाबा साहब ने उनको चेयर पर बैठिए, बैठाया, चाय पिलाई, पानी पिलाया और उनसे कहा कि आप भारत के पहले दलित कलेक्टर बने हो, हमें गर्व है कि आप भारत के पहले दलित कलेक्टर हो। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं
कि आप संडे के एक दिन, संडे वाले दिन, महीने में 4 संडे होते हैं, और संडे वाले दिन अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी से उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस गली के चक्कर लगा के आना। और बाबा साहब ये बात कहकर अपना अखबार पढ़ने लग जाते हैं। तो दलित कलेक्टर को ऐसा लगा था कि मैं भारत का पहला दलित कलेक्टर बना हूँ, शायद बाबा साहब मेरे से कोई चंदा फंड लेना चाह रहे होंगे। तो मैं भारत के सभी मूल्यवासियों को बता देना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत वो कलेक्टर बना था, वो अहंकार में आ गया था और कह रहा था कि चंदा लेने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया होगा, मुझे कोई फंड लेने के लिए मुझे बुलाया होगा। तो वो कहने लगा कि बाबा साहब आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझे बताया नहीं। तो आपका नाम क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी तो बात खत्म हो गई, आपकी समझ में नहीं आई। तो उसने कहा कि बाबा साहब मैं समझ नहीं पाया आपने मुझे क्यों बुलाया। तो बाबा साहब ने कहा कि आप जब लाल बत्ती वाली गाड़ी से संडे वाले दिन उस गली के, उस मोहल्ले के चक्कर लगा के आया करोगे, उस गली के, उस मोहल्ले के चक्कर लगा के आया करोगे, तो कोई माता अपने बर्तन, किसी बच्चे को बर्तन धुला रही होगी, कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही होगी, कोई माँ बर्तन मांज रही होगी, क्योंकि ये हमारा समाज गरीब समाज है, दबा कुचला समाज है, वर्षों से सताया हुआ समाज है। हमारे समाज में किए हुए अत्याचार भारत सरकारों ने हमको दबा के रखा है साथियों। बाबा साहब ने कहा कि जब तुम लाल बत्ती वाली गाड़ी से जाओगे तो कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही होगी, कोई माँ अपने बच्चे को कपड़े पहना रही होगी, कोई कपड़े धो रही होगी, कोई चौका लगा रही होगी, कोई बर्तन मांज रही होगी। तो वो माएँ कहेंगी अपने बच्चों से कि ये वही दलित कलेक्टर है जो संविधान की बदौलत कलेक्टर बना है, ये वही दलित कलेक्टर है जो हमारी गलियों में रहता था, ये वही दलित कलेक्टर है जो हमारी गलियों में गोबर उठाता था, ये वही दलित कलेक्टर है जो हमारे यहाँ इसकी माँ गोबर पाती थी, ये वही दलित कलेक्टर है जिसकी माँ नंबरदारों के यहाँ मजदूरी करती थी, इसकी माँ ने पढ़ा लिखा के आज इसे दलित कलेक्टर बनाया है। साथियों, तो मैं आप भारत अपने चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, साथियों आप अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाओ, जरूर पढ़ाओ। अगर आप अपने हक अधिकार पा सकते हो तो संविधान की बदौलत ये प्रधानमंत्री आपको कोई नहीं देने वाला। मेरी उम्र 35 साल की हो गई, मैंने 20 साल में राजनीति गवाई, मेरा कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुझे नहीं जानता। और हम अपने हक अधिकार जब तक संविधान को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। आप ये जानते हो कि कोई नेता आपका भला करेगा, कोई सांसद आपका भला करेगा, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई IAS, कोई IPS आपका भला करेगा नहीं करेगा। वो कर सकता है तो आपको क्या कह सकता है, चंद दिनों के लिए आपकी मदद तो कर सकता है, पर साथियों सारा जीवन आपका नहीं काट सकता। सारा जीवन अगर आप काटेगा, आपका काटेगा कोई तो आपका अपना विवेक काटेगा, आपका अपना की हुई मेहनत काटेगी। साथियों मैं अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मेरी बहन ने एक अनमोल रतन हमारे भारत के मूल्यवासियों को दिया है। हमें दुर्गा गौतम से जानने की जरूरत है, दुर्गा गौतम की माता जी से जानने की जरूरत है, दुर्गा गौतम के पिताजी से जानने की जरूरत है कि हम लोग संविधान के हक अधिकार जब तक उनको पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, हम अपने अधिकार जानेंगे नहीं। मेरी बहन, मैं ज़्यादा तो मैं जानता नहीं, पर मैंने जो जाना है वो मैं उसका रिजल्ट मैं हूँ, जिसका रिजल्ट जो मैंने जाना उसका रिजल्ट मैं सामने आपका प्रमाण, जिसकी बदौलत मैंने जो हूँ मैं वो हूँ। मेरे में कोई बनावट नहीं है, और मैं किस बनावट में जीना चाहता हूँ उस बनावट में चंद दिनों के लिए बनावट बन सकती है, पर जिंदगी मेरे बनावट से ही कटेगी। मैं मान सकता हूँ कि मैं नई गाड़ियों में घूम सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ बड़े बड़े कोठियों में घूम सकता हूँ, पर मैं जब तक संविधान को पढ़ूंगा नहीं, संविधान को लिखूंगा नहीं, मेरे अधिकार मुझे मिलेंगे नहीं। तो मेरी बहन, मेरा बस आपसे यही निवेदन है, मेरे से जो मदद होगी मैं पूरी करूंगा। मैं अपना छोटा सा एक चैनल चलाता हूं, इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा और इस आवाज़ को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए काम करूंगा। और इस आवाज़, संविधान की आवाज़ को हमारे भारत के ना जाने कितनी बौद्धिस्ट सोसाइटियाँ हैं, ऐसी हैं, आप बनवादियों की चुंगल से जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, जब तक आप अपने हक अधिकार जान नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने अभी एक छोटी सी बात बोली कि हम इसका इलाज इंडिया में नहीं करा सकते क्योंकि इंडिया में ऐसी मशीनें नहीं है। तो मेरी बहन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ,
हम भारत के अंदर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, पहले थी नालंदा, उसको जला दिया गया, उसकी पुनः स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी आगाज होगा और भारत के अंदर उसकी यूनिवर्सिटी, और हम भारत के अंदर विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैं भारत के सभी मूल्यवासियों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने हक अधिकारों को जानने के लिए हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना होगा, अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ना होगा, हमें अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पर काम करना होगा। मैं आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। मैं अपने कैमरे के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आधी रात भी अगर आपका फोन आएगा तो ये विपिन गौतम आपके साथ खड़ा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं यूपीपीसीएल में नौकरी करता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, प्रवक्ता हूँ। मैंने जो सीखा है मैं वो हूँ, मैं इन्होंने क्या सीखा वो मुझे नहीं पता, मैंने क्या सीखा मैं उसका विवेक हूँ, मैं संविधान का विवेक हूँ, क्योंकि मैंने जितना जाना। पर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके बेटे की आवाज़ को बुलंद करने का काम मैं करूँगा। तो मेरा नाम विपिन गौतम है, मेरे बच्चे अम्बेडकरवादी हैं, मेरी बीवी अम्बेडकरवादी है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ पर मेरी बीवी मनुवादी है। मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मेरा पापा मनुवादी है। मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मेरी माँ तो मनुवादी है। मैं तो बीवी अम्बेडकरवादी हूँ पर मेरे बच्चे मनुवादी है। मैं वो अम्बेडकरवादी हूँ, मेरी बीवी अम्बेडकरवादी है, मेरे बच्चे अम्बेडकरवादी है, मेरी माँ अम्बेडकरवादी है, मेरा बाप अम्बेडकरवादी है। भारत के संविधान को मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं भारत की जितनी भी विशेषताएं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं ऐसा अम्बेडकरवादी हूँ, मैं मनवाद को नहीं मानता हूँ। मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मेरा नंबर है विपिन गौतम। गोविंद विपिन गौतम विपिन @ विपिन गौतम। कॉन्टेक्ट बताओ। 9457 0811 40 विपिन गौतम। बहन मुझे फोन करना, मेरा फोन बीतने वाला है, ठीक है।